And students, welcome back to our channel. Today we are going to learn the remaining chapter, which is resources and development. Half of the chapter we have completed in our previous session. You can watch it on my YouTube channel. So आज हम करेंगे बाकी का chapter and we'll try to bind up this chapter in this video. So the next topic we are going to study about is resource planning in India. बच्चा हमने रिसोर्स पहले पढ़ लिया है कि रिसोर्स एक्चुअली होता क्या है एंड हमने रिसोर्स प्लानिंग भी पढ़ा था ताकि रिसोर्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसलिए हमने ये रिसोर्स प्लानिंग बनाया। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स कौन से एरिया में मिलता है, उसका सर्वे किया जाता है, उसकी मैपिंग होती है, उसका प्रॉपर एक सर्वे काइंड ऑफ तैयार किया जाता है। सेकेंड वाले में इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। सो ये होता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ढूंढ के, स्किल ढूंढ के एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप ढूंढ के, ताकि रिसोर्स को डेवलप कैसे करें और उनके प्लान्स को भी। थर्ड पॉइंट इज़ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब ये जो लोग रिसोर्स डेवलपमेंट कर लेते हैं, जो रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान्स बनाते हैं, उनको पूरे ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में प्रेजेंट है। हेल्प करता है वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। हेल्प करता है रिमेनिंग रिसोर्स को कि ट्रैक पे रहें वो रिसोर्सेज और उन्हें पता चलता रहे कि वो रिसोर्सेज कितने अमाउंट में ख़त्म हो गए, कितने अमाउंट में हैं, और बेसिकली उनको कंजर्व ही करता है। हेल्प करता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करने में। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर रिसोर्स प्लानिंग ढंग से की जाएगी तो ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तो ये उन्हें वेस्ट करने से बचाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है एज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सो प्लीज़ लर्न दिस पॉइंट्स। Next is relationship between technology, resources and development. Now we will talk about कि क्या relationship है technology, resource और development के बीच में. So the availability of resources also requires corresponding technology and institution for development. So रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे, राइट, ताकि हम उसको डेवलप कर पाएँ। बहुत सारे रीजन्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत रिच है रिसोर्सेज में, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे भी रीजन्स आते हैं जिनके अंदर एक्यूट शॉर्टेज है उन रिसोर्सेज की, या फिर वो इकोनॉमिकली इतने अच्छे रीजन्स नहीं है, राइट। ठीक है। सो द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, व्हेन द टाइम ब्रिटिशर्स वाज रूलिंग ओवर आर कंट्रीज। सो ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ये हिस्ट्री बताती है कि जो ब्रिटिशर्स थे यूरोप के, उन्हें इंडिया के रिसोर्सेज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था बिकॉज दे लाइक देम सो मच। और इंडिया के रिसोर्सेज हैं इतने अच्छे कि उन्होंने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एंड उन्होंने क्या किया, दे गॉट सक्सीडेड इन एक्सप्लॉइटिंग देम बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास ऑब्वियसली हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था हमारे कंपेरेटिवली। Next, therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by resources तभी contribute हो सकते हैं develop होके जब उनके पास appropriate technology development होगी, institutional changes होंगे, human resource people with great knowledge। जब उनके पास human resource होगा, वो लोग जिनके पास skills हैं, जिनके पास knowledge है, ठीक है, जो किसी एक चीज़ को नई चीज़ में और अच्छे से टर्न कर सकते हैं, जो थोड़े से क्रिएटिव हैं, वो वाला ह्यूमन रिसोर्स भी इसे चाहिए ताकि रिसोर्स को हम डेवलपमेंट कर पाएँ। सो नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for any development activity, but due to their overutilization, conserving resources of various level have become the need of hour. So resources इतने important हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, लेकिन उनकी ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से जो कंज़र्व रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिन्हें हमने थोड़ा बहुत कंज़र्व कर भी रखा है अलग अलग लेवल पे, अब वो ज़रूरत बन गया है कि हमें उन्हें हर घंटे में यूज़ करना पड़ेगा। लाइक वी हैव टू यूज़ देम एवरी आवर बिकॉज ओवर यूटिलाइजेशन से जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। इससे जो कंज़र्व रिसोर्सेज हमारे पास है हमें वो भी यूज़ करने पड़ेंगे, राइट।
So next is Mahatma Gandhi on conservation. Once Gandhiji remarked, "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." He was against mass production and wanted to replace it with the production of masses. So गांधी जी का ये जो स्लोगन है, जो गांधी जी ने खुद बोला था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, लाइक इतना इनफ है, इतना काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास कि सबों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन इतना कभी नहीं है कि किसी का वो लालच वाला बिहेवियर पूरा हो जाए, या अगर कोई इंसान लालची है और वो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए तो उसकी वो वाली ज़रूरत पूरी हो जाए। हमारे पास इतना इनफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के एंड चाहते थे कि ये रिप्लेस हो जाए प्रोडक्शन बाय द मासेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लैंड रिसोर्सेज। ओके, सो व्हाट इज़ अ लैंड? लैंड एक बहुत ही एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है, राइट। सपोर्ट करता है प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, है ना। इसके ऊपर प्लांट्स उग सकते हैं, एनिमल्स इसके ऊपर रहते हैं। एनिमल्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लैंड, जो भी इनको इनसे प्लांट्स मिलते हैं, राइट। लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इट जुडिशली। लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके, सो लैंड करता क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंड? लैंड सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फ्यूल और अदर बायोटिक मटेरियल फॉर द ह्यूमन यूज़. It also enables movement of human beings and various animals. It is used as a physical space for settlement, industry and even recreation. It stores underground water and facilitates hydrological cycle. Storehouse of minerals and raw materials for human house. So बच्चा लैंड करता क्या है? लैंड सपोर्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ फूड, राइट। फूड लाइक ट्रीज़ में से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, एंड ट्रीज़ भी लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। हमें फ़ाइबर मिलता है कॉटन के, जूट के, एंड देयर आर सो मैनी नेचुरल फाइबर्स जो हमें लैंड से मिलते हैं। फ्यूल हमें मिलता है, मिनरल्स हमें लैंड से मिलते हैं, और जो बायोटिक मटेरियल है दूसरा वाला, वो भी हमें लैंड से मिल जाता है ह्यूमन के यूज़ करने के लिए, राइट। सेकेंड पॉइंट, ये अनेबल करता है ह्यूमन बींग्स को एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करने को, एनिमल्स को एक तरफ से दूसरी जगह मूव करने को। ये फिज़िकल स्पेस की तरह भी यूज़ होता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़, होटल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का एंड रॉ मटेरियल्स का फॉर द ह्यूमन यूज़। लैंड के हर पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ तो मिनरल मिलेगा ही, चाहे वो मिनरल अच्छा हो, चाहे वो मिनरल अच्छा नहीं हो, चाहे वो मिनरल फ्रेश हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो या किसी काम का ना हो, चाहे वो लैंड फैलो हो, चाहे वो कोई भी लैंड हो, वहाँ पे मिनरल्स तो हमें ऑब्वियसली मिलेगा ही। एंड रॉ मटेरियल्स लाइक मिनरल्स के अंदर अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूँ तो आर गोल्ड, सिल्वर, ये सब वही मिनरल्स हैं, राइट। ह्यूमन के यूज़ के लिए लैंड में से ये सारे मिनरल्स और चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है रिलीफ फीचर्स। सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ प्लेन सर्फेस। प्लेन सर्फेस बच्चा हमने बचपन में पढ़ा है, जो एकदम प्लेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेन सर्फेस। तो वो है 43% एंड ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमें पता है कि अगर मैं किसी माउंटेन की बात करूँ जो ऊबड़ खाबड़ सा है, या किसी प्लेट्यू की बात करूँ, तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ना हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते। बट अगर वो सरफेस एकदम प्लेन है तो दैट इज़ द बेस्ट सरफेस फॉर योर एग्रीकल्चर, फॉर द कल्टिवेशन, ठीक है। सेकेंड आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स हैं 30% एंड माउंटेन्स के अंदर क्या है, टूरिज़म फैसिलिटी बहुत है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो धीरे धीरे करके जो भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं हमारे इंडिया के या ऑल ओवर द कंट्री, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विज़िट करने लग गए हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ आने लग गई है, ठीक है। माउंटेन्स इंश्योर करते हैं कि वहाँ से पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर आए। प्लेट्यू 27% अवेलेबल हैं। रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, इसके अंदर बहुत सारा रिज़र्व हो रखे हैं, बहुत सारे मिनरल्स रिज़र्व होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड को जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो लैंड को एक्चुअली में यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है एंड कितनी लैंड को कहाँ यूज़ किया जाता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो पहला आता है फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट बच्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल एसेंशियल है हमारे लिए, बिकॉज इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके अंदर हमारा फ्लोरा एंड फौना होता है, बेसिकली हमारा वाइल्ड लाइफ होता है। ठीक है, ये 33% से भी कम रह गया है हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया पे। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट इज़ बेरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड क्या होती है, जो सूख जाती है, जो सूखी हुई लैंड होती है, जहाँ पे पानी एक्चुअली में नहीं है, बहुत सूखा सूखा ड्रॉट जैसा पार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर बेरन और वेस्ट लैंड। सो इसके अंदर रॉक्स होती हैं, पूरा डेजर्ट एरिया होता है, पूरा सूखा हुआ एरिया होता है, विच इज़ कॉल्ड द एरिड एरिया। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो लैंड होती हैं तो वो वाली लैंड होती है जिनके अंदर बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज़ बनी है। अब उनके बीच में से तो हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते ना हमारा एग्रीकल्चर कोई प्रैक्टिस कर सकते। सो दीज आर कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। थर्ड आती है अदर कल्टिवेटेड लैंड, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहली आती है मिससेलेनियस ट्री। सो इसके अंदर नेट सोन एरिया नहीं होता है। अभी हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ नेट सोन एरिया। एंड परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसके ऊपर परमानेंटली ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स की, जो फार्मर्स हैं वो अपने एनिमल्स को ले जा रहे हैं वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए। नेक्स्ट होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये वो वाली लैंड होती है जिसे 5 साल से या 5 साल से ज़्यादा ही कल्टीवेट नहीं किया गया, इस पर कोई भी खेती नहीं की गई है, ये होती है बच्चा पास्चर लैंड। नेक्स्ट होता है फैलो लैंड। सो करेंट फैलो क्या होगा, ये वो वाली लैंड होगी जिसे 1 या फिर उससे कम ईयर के लिए इसके ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं की गई है, इसे छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अदर देन करेंट फैलो, सो ये वो वाली होगी जो 1 से लेके 5 ईयर तक के बीच में इसको छोड़ दिया गया है बिना किसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। नेक्स्ट आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया टोटल एरिया सोन होता है, तो जो पैटर्न होता है एनएसए का, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा वेराई करता है। वाई, बिकॉज मे बी इधर कुछ है एंड दूसरे स्टेट में जब हम जाएंगे तो पैटर्न चेंजेस। सो नेट सोन एरिया को टोटल एरिया सोन भी बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area. So एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे एक साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा बार इसके ऊपर कल्टीवेशन किया गया है, प्लस द नेट सोन एरिया, उसको टोटल मिला के बोलते हैं हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दिस टेबल इज़ सिमिलर, जो मैंने अभी पढ़ाया, द टाइप ऑफ द लैंड एंड नंबर्स ऑफ ईयर्स दे आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर, एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। ओके, नाउ फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूसेज को, अब हम वो देखेंगे। तो पहला होता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है मिनरल पोटेंशियल, टाइपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, सॉइल फर्टिलिटी एंड एक्सेट्रा। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है पॉपुलेशन साइज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कल्चर एंड एक्सेट्रा। सो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। Wait, I marked it. This part is important, okay? नेक्स्ट हम आते हैं लैंड यूज़ पे। सो लैंड यूज़ डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93%। तो जो लैंड यूज़ का डाटा इन लोगों ने लिया कि कितनी लैंड हम यूज़ कर रहे हैं, तो हाउएवर इट इज़ ओनली अवेलेबल 93%। ठीक है, जो लैंड यूज़ हो रही है नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में असम को छोड़ के, उसका सर्वे अभी तक अच्छे से किया नहीं गया है। जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये चीज़ हमें पता है, बट चाइना का सर्वे अभी भी रहता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। सो द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ डिक्रीज। जो लैंड है परमानेंट पास्चर में, जहाँ पे ग्रेजिंग होती है या जो पास्चर लैंड है घास फूस वाली, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। मोस्ट ऑफ द अदर दैन करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई।
जब तुम किसी फील्ड को बहुत टाइम के लिए छोड़ दोगे बिना उसके ऊपर कल्टीवेशन किए हुए, तो जब तुम उस पर काफ़ी टाइम बात करोगे तो जब तक तो वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का हो गया होगा, राइट। अब उसके ऊपर कल्टीवेशन का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उसकी मेंटेनेंस प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे बता रखी है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। करेंट फॉल लैंड्स वो होती हैं जो एक या दो बार होती हैं 2 से 3 सालों के बीच में, 1 से 2 बार कल्टीवेट होती हैं 2 से 3 सालों के बीच में। सो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ऑब्वियसली बिकॉज किसी स्टेट का कुछ अलग पैटर्न है, किसी का कुछ अलग है, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. According to National Forest Policy 1952, forest area in the country is far lower 27% than the desired 33% of the geographical area. So National Forest Policy एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, अकॉर्डिंग टू विच 1952 की पॉलिसी है ये बता रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री के अंदर वो 27% से भी कम हो गए हैं 33% जियोग्राफिकल एरिया में अगर देखें तो। सो इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वाइल्ड लाइफ। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। बहुत सारे लाइवलीहुड होंगे जो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्राइबल पीपल और यू कैन से द आदिवासीज अभी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉरेस्ट में तो एग्जिस्ट ज़रूर करते होंगे, राइट। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर फॉरेस्ट धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे तो। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measure to conserve and manage it, it has resulted in land degradation। बट जब आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करते जाओगे तो वो चीज़ एक बार में जाके ख़त्म होएगी ऑब्वियसली। सो अगर किसी लैंड को बहुत समय के लिए कंटिन्यूसली कल्टीवेट कर रहे हैं बिना किसी ऐसे स्टेप को लिए जो उसे थोड़ा बहुत कंजर्व कर ले या मैनेज कर ले, तो उसकी वजह से तो ऑब्वियसली लैंड डिग्रेडेशन होगा ही। इसकी वजह से सीरियस रिप्रकशंस ऑन सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे पड़ेंगे बिकॉज लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सोसाइटी को प्रॉब्लम होगा, फॉरेस्ट को प्रॉब्लम होगा एंड बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम होगा जो भी लोग लैंड यूज़ कर रहे हैं जिस भी रीज़न से। सो नेक्स्ट इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोकें और उसको कंजर्व कैसे करें। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। 95% चीज़ें, 95% of our needs, चाहे वो फूड शेल्टर की हो, चाहे वो क्लोथिंग की हो, ये सब लैंड से आती है, ठीक है। Yet human activities have not only brought about degradation but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ना ही सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन कर दिया है, ना ही सिर्फ लैंड को ख़त्म कर दिया है, ऑल्सो इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा नेचुरल लैंड है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। द डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। तो जो लैंड का क्वालिटी होता है जब वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है एंड इट इज़ टर्निंग टू अ पुअर क्वालिटी, दैट इज़ नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो पहला, एग्जेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ये बात हम सबों को पता है क्योंकि फार्मर्स को अच्छी खेती के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो आजकल दे स्टार्टेड यूजिंग केमिकल्स इन देयर फार्म्स, राइट, जिसकी वजह से वो सब लैंड में जाते हैं एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाता है। सेकेंड इज़ योर माइनिंग करके मिनरल्स बाहर निकाल के लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। थर्ड, ओवर ग्रेजिंग। इतनी पॉपुलेशन हो गई है एनिमल्स की, ह्यूमंस तक नहीं जाते हैं बट एनिमल्स की इतनी ज़्यादा हो गई है कि फार्मर्स सब उनको एक ही जगह पे लेके जा रहे हो अगर बहुत सारे एरिया के, तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होगी दिन में, राइट। और वहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई भी सीड्स को या कुछ भी डालने के लिए वहाँ पे ड्यूटी करता होगा, तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। फोर्थ, सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। सॉइल इरोजन कब होता है, जब सॉइल की लेयर हट जाती है एयर की वजह से, गंदे पानी की वजह से, केमिकल वाटर की वजह से, राइट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, राइट।
Example 1, now we will see some examples. तो पहला example है, in states like Jharkhand, Madhya Pradesh, deforestation due to mining have caused severe land degradation. So झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है माइनिंग की वजह से और बहुत सारा लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है. माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग. सो माइनिंग साइट्स को का जो काम होता है वहाँ पे, वो काम कंप्लीट कैसे होता है, बड़े बड़े से होल्स छोड़ देते हैं माइनिंग करने के बाद, राइट. छोटे छोटे से गड्ढे छोड़ देते हैं और ऐसे निशान छोड़ देते हैं लैंड के अंदर जैसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रख दिया गया हो, ओवर बर्डन कर दिया गया हो. Example 2, in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for the land degradation. ठीक है. एग्ज़ाम्पल नंबर 3 होगा बच्चा, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है. ओके, सो एग्ज़ाम्पल नंबर 3, इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ओवर इरीगेशन है. ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इरीगेशन कर देते हैं. इरीगेशन आई होप सबों को पता ही हो आप लोगों को. इरीगेशन होता है एक फील्ड को कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पानी देना. ठीक है, तो वहाँ पे ओवर इरीगेशन कर रहा है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. इसकी दिस इज़ ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल. नेक्स्ट, the mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. ओके, लैंड डिग्रेडेशन इसलिए भी हो रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया था सॉइल इरोजन से हो रहा है. सॉइल इरोजन किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे तो वहाँ पे आप केमिकल वाटर छोड़ रहे हो, चाहे वो एयर की वजह से हो रहा है, चाहे आप वहाँ पे कोई डस्ट छोड़ रहे हो. सो एक रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मिनरल प्रोसेसिंग होती है, लाइक जब लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, या फिर कैल्साइट और सोप स्टोन को ग्राइंड किया जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत क्वांटिटी में यहाँ से डस्ट निकलती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाके रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है एंड देन लैंड डिग्रेडेशन. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. Recent years के अंदर इंडस्ट्रियल का जो इफ्लुएंस होते हैं, इट कैन बी द डस्ट जो वो इंडस्ट्री रिलीज़ कर रही है, इट कैन बी द वेस्ट वाटर, केमिकल वाला पानी. ठीक है, इट कैन बी एनी वेस्ट. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स बन गया है लैंड डिग्रेडेशन का, वाटर पॉल्यूशन का इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. Next topic is land conservation. Okay, so for land conservation is the process of protecting natural land. लैंड कंजर्वेशन एक प्रोसेस है नेचुरल लैंड को प्रोटेक्ट करने का एंड उसे वापस से डेवलपमेंट बनाने का जो भी वो पहले थी. ways to conserve land resources are afforestation and proper management of grazing. Afforestation is planting more tree and deforestation is cutting trees. So अगर afforestation ज़्यादा होगा एंड प्रॉपर मैनेजमेंट होगा ग्रेजिंग का, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी. ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट. जो भी चीज़ें, जो भी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस या फिर वेस्ट रिलीज़ हो रहे हैं, अगर उनको ढंग से डिस्चार्ज करेंगे तो ना उससे वाटर पॉल्यूशन होगा, ना उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा. Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. Proper management of waste land and controlling mining activities. अगर proper management होगा waste lands का और mining activities पे थोड़ा सा control करेंगे तो we can conserve our land resource. So your chapter ends here. This is the last slide. I hope you will understand this chapter. If any doubts, if any queries, you can ask me in the comment section. Also, if you like the video, then don't forget to give it a big thumbs up. Do subscribe to my channel and do comments me down.